तो मैग्नेटिक फील्ड का डिटेल देखने के बाद अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है वो Q इंटू ई। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है Q और ये रेस्ट पर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम लोग ई फील्ड बोलते हैं वो फोर्स लगाती है। और अगर ये चल भी रहा है, मूव भी कर रहा है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? वहां पर फोर्स लगाती है। मतलब चार्ज रेस्ट पर हो या मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स लगाना है। बट ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में बता दूं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाती। और हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, तो सब एक ही फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती। तो बाद में कन्वर्ज करके बता देंगे कि सेम फेनोमेना है। तो पहला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर जो कि रेस्ट पर है कोई फोर्स नहीं लगाती है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स केवल तब लगाती है जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाती है, रेस्ट वाले चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती है। ओके, लेकिन एक समस्या, एक सवाल है, मैं छोड़ देता हूं यार। रेस्ट और मोशन ये तो रिलेटिव है। मान लो कोई चार्ज चल रहा था, एक क्वेश्चन है, छोड़ रहा हूं, सोचना उसके बारे में, वो भी डिस्कस करूंगा। चार्ज कोई ट्रैवल कर रहा था, कोई वेलोसिटी से जा रहा था और हम भी किसी वेलोसिटी से जा रहे थे, तो हमें तो रेस्ट पर दिख रहा था। तो फिर यार उस पर फोर्स क्या जीरो दिखेगा? तो अगर वेलोसिटी रिलेटिव है तो ध्यान देना पड़ेगा कि किस फ्रेम से देख रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना, वो बाद में डिस्कस करूंगा। उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं, थोड़ा आराम से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि रेस्ट वाले चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाती है, केवल किस पर लगाती है? मूविंग चार्ज पर। तो अब एक बात आता है, कितना फोर्स लगाती? तो जो फोर्स की वैल्यू आती है, मान लो एक चार्ज है और वो चार्ज है Q और उसके पास वेलोसिटी है V, और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही, वो मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे एग्जिस्ट कर रही, और फिलहाल के लिए मैंने मान लिया कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल वैसे जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है कि हर जगह मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसकी डायरेक्शन भी सेम है। बाकी सब यूनिट्स वगैरह की बात करेंगे, पहले ही प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फोर्स की प्रॉपर्टी, सारा खेल फोर्स का ही यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर काम किया। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर काम करें। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़े से काम और बढ़ जाएंगे, जैसे फैराडेज लॉ आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, सारा खेल वेक्टर का है भाई साहब। जिसको वेक्टर 3D में सोचना आता है तो उसके मैग्नेटिज्म का कहना ही क्या है। उसको मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होती। उनको दिक्कत होती जिनका विजुअलाइजेशन वीक होता है, जो 3D में नहीं सोच पाते, जो वेक्टर्स अच्छे से नहीं करते। तो हम लोगों ने तो वेक्टर बहुत ही कर रखा है, सब कुछ वेक्टोरली सॉल्व करा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी करा, वेक्टर पहले भी पढ़ा। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन जरूरी है। उनको मैग्नेटिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, वेलोसिटी चार्ज के पास v वेक्टर है, तो इस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं QV क्रॉस B, लॉरेंज फोर्स। मतलब ये फोर्स लगता है तो वेलोसिटी जीरो की तो फॉर्मूला अपने आप ही बता रहा है कि फोर्स की वैल्यू। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता, किन सर्कमस्टेंसेस में चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो फोर्स लगाती है? किन सर्कमस्टेंसेस में चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो फोर्स लगाती है? तो एक तो तब जब चार्ज रेस्ट पर हो, और भी केसेस हैं। कैसे? जब V क्रॉस B की वैल्यू जीरो हो जाए, जबकि V और B दोनों जीरो ना हो। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता तो मैं ऐसे लिखता, A क्रॉस B पढ़ाया था मैंने, पढ़ा होगा। तो QV इंटू B इंटू साइन थीटा
जहां पर थीटा क्या था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। तो यार फोर्स तो और भी तरीके से जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, मान लो चार्ज तो है ही है नॉन जीरो, वेलोसिटी भी है उसके पास नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है नॉन जीरो, लेकिन अगर यही जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब है थीटा या तो जीरो हो जाए या 180 हो जाए। जीरो और 360 के बीच में दो ही एंगल ऐसे आते हैं जब साइन जीरो होता है। मतलब वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट है, मतलब v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 180 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। तीन सिचुएशंस है कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगी। पहली सिचुएशन वेलोसिटी जीरो, मतलब चार्ज एट रेस्ट। दूसरी सिचुएशन वेलोसिटी इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी सिचुएशन वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। चलो एक फैक्ट मैं तुमसे और पूछता, कोई मैग्नेटिक फील्ड B है और किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी v है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मैक्सिमम फोर्स उस पर लगा सकती है? वेलोसिटी हमें दे दी गई, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे दी गई, चार्ज हमें दे दिया गया, तो मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या? साइन थीटा मैक्सिमम। और भैया सबको पता होगा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड जो अपना मैक्सिमम फोर्स लगा सकती है वो क्यू वी बी, और वो तब पॉसिबल है जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलता है तो उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक। बाकी किसी एंगल पर चलेगा तो साइन थीटा तो 1 से छोटा, तो जो भी फोर्स आएगा इससे छोटा है। चलो एक फैक्ट हम लोगों ने यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब एक सवाल मेरा और है, मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया जब वो मूव कर रहा था, तो मेरा अगला सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वैसे ये वाला काम लोग पहली बार तो कर नहीं रहे, लेकिन हम मैग्नेटिज्म में करते ही रहना भैया। चार्ज पर फोर्स लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी, टॉर्क लिखेंगे म्यू क्रॉस बी, करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लिखेंगे एल क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहां पर आएंगी जो केवल क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होंगी। तो ये एक सलाह है मेरी कि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अच्छे से डील कर लेना, क्योंकि सारा खेल यहां पर वेक्टर्स का विजुअलाइजेशन का भी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेने से क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्शन तो सबसे जरूरी है ना, किधर लग रहा था फोर्स। Now there is a question for you. What is the direction of force acting on charged particle in magnetic field moving with a velocity vector v vector? तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बट डिस्कशन को थोड़ा सा इत्मीनान से सुनना। हमारे पास जो फोर्स था, जो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, वो हम लोगों ने लिखा क्यू वी क्रॉस बी। अब मैं तुम्हारे सामने बैठा तो नहीं, लेकिन ये मान करके करना है कि मैं सामने बैठा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें आंसर देने। मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर था फॉर एग्जांपल, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर था, राइट। अब यार एंगल वैसे इनके बीच में दो होते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए सारा काम इंसान क्यों करता है कि सुविधा हो जाए थोड़ी सी, हर काम इसीलिए करता है। साइकिल बना लेता है कि सुविधाजनक तरीके से हम चल लें, गाड़ी बना लेता है, जहाज बना लेता है। तो यहां भी सुविधा के लिए क्या करते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। अदरवाइज तो मैं ये भी कह सकता था, ये भी तो है। और ये बात मैंने वेक्टर में डिस्कस भी करी थी कि तुम बड़ा वाला एंगल भी ले सकते हो, वो दे भी सकता है। बट सुविधा के लिए, हम लोग सुविधा भोगी प्राणी हैं इस पृथ्वी के, ठीक है। तो सुविधा के लिए हम लोग छोटा वाला एंगल ले लेते हैं। अगर बड़ा भी ले लेंगे तब भी लॉजिक्स वही आएंगे, कुछ स्लाइड चेंजेस के साथ। तो सुविधा की वजह से हमने छोटे वाले एंगल को मान लिया कि ये एफ और बी और वी के बीच का एंगल है।
और ये अब दो हैं तो एक 180 से बड़ा होगा और एक होगा उससे छोटा। तो मान लेते हैं यही वाला 180 से छोटा है तो ये वाला अपना 180 से बड़ा होगा। तो 180 छोटा पता है क्यों? तो सुविधा के लिए। सुविधा क्या हो जाएगी? क्योंकि 180 से एंगल छोटा है तो थीटा की वैल्यू अगर 180 से छोटी है तो साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव है। क्योंकि यहां पर खेल पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत बड़ा है, डायरेक्शंस निकालनी है। ठीक, ओके। ए क्रॉस बी पढ़ा था, भूल गए होगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए वेक्टर मैंने बोला था मान लो ये वाला है, बी वेक्टर मैंने बोला था मान लो ये वाला है, और एंगल मान लो ये वाला है, जो कि 180 से छोटा लेते। किस लिए? सुविधा के लिए। ए मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव है, बी मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव है, सुविधा की वजह से साइन थीटा भी कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब ये सारी क्वांटिटी है पॉजिटिव। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो डायरेक्शन एन कैप की आएगी वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की आएगी। अब बात आती है एन कैप कैसे निकाला जाए। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं ये रूल, इस हाथ का रूल, उस हाथ का रूल, उस पैर का रूल, ऐसा रूल, कुछ नहीं लगाना। डेफिनेशन जैसे एग्जाम में पूछे उनके लिए पढ़ लेना, बट कोई रूल नहीं लगाना है कि ऐसे घुमा रहे वैसे घुमा रहे। सीधे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जो सब जगह इस्तेमाल होता है वही इस्तेमाल करना। तरीका मैंने बताया था, सुनना। तरीका है पहला वेक्टर चुनो, कौन सा है? ए, उसको घुमाओ और उस एंगल से घुमाओ जो यहां पर लिख रखा है, और घुमाना ऐसे कि वो दूसरे पर पहुंच जाए। तो यार मैं ए को घुमाता अगर थीटा से ऐसे तो बी पर तो नहीं पहुंचता, इसका मतलब मैं ए को ऐसे घुमा दूंगा तो बी पर पहुंच जाएगा। मतलब मुझे जो मैंने घुमाने को बोला तो वो हमें ऐसे घुमाना है, ऐसे टहलाना है। अब जैसे तुमने घुमाया था, इमेजिन करो वैसे ही एक बोतल होती पानी की और तुम ऐसे खोल रहे होते तो वो बाहर आती। एक पेचकस होता, स्क्रू खोल रहे होते तो वो बाहर आता। तो वो जो डायरेक्शन आती वो एन कैप की आती। तो मैं बोल सकता हूं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड कमिंग आउट ऑफ, मतलब तुम देख रहे होगे स्क्रीन पर, तो एन कैप वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन एंड दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्क्रीन, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। अब यार ये था पॉजिटिव और ये था बाहर की तरफ, मतलब ए क्रॉस बी भी किधर होगा? बाहर। अब जल्दी से मैं ऐसे बोल दिया करूंगा, राइट हैंड वाला अगर बताना चाहते, ठीक है, ऐसे बोल दो, ऐसे घुमाया बाहर आ गया, ठीक है। ए एन कैप बिल्कुल वैसे ही काम यहां पर करना था, ठीक। अब आते हैं अपने अपने मुद्दे पर। वैसे मुद्दे पर ही थे। मुद्दा हमारा क्या था? मुद्दा था इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या है। बहुत अलर्ट रहना भैया, कुछ गलती हो तो बता देना। पहला वेक्टर v, दूसरा वेक्टर b, है ना, गलती हो तो बता देना। पहला वेक्टर v, दूसरा वेक्टर b, हमें फोर्स निकालना था। v को घुमाया, b पर ले गया, किधर? बाहर। इसका मतलब ये वाला फोर्स किधर? ये वाला फोर्स किधर? ये वाला फोर्स किधर? बाहर। गलत। बिना ये पता किए कि चार्ज का साइन कैसा है, ये बोल कैसे दिया? बिकॉज चार्ज कैन टेक टू वैल्यूज, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये बात सही है कि आउटवर्ड, और मान लो चार्ज निगेटिव हो जाता तो क्या होता? तो एक माइनस साइन से, एक वेक्टर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को बदलता है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगता वो बाहर की तरफ लगता, और अगर निगेटिव होता तो इस पर फोर्स लगता अंदर। इस बात का ख्याल जरूर रखना कि चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। वैसे हमको पता भी था कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए के भी परपेंडिकुलर होती है और बी के भी परपेंडिकुलर होती है। ए मतलब वी इसी प्लेन में था, तुम्हारी स्क्रीन के प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी स्क्रीन के प्लेन में, तो जो फोर्स आएगा वो स्क्रीन के
परपेंडिकुलर आएगा। तो यहां से दो बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट आ गए कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पक्का? मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए चार्ज पर जो फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, अब शॉर्ट में लिख दे जल्दी लिख जाएगा, फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तुम लोगों को एक प्रॉब्लम होती क्या? दो फैक्ट आ गया, मजा आ गया। क्वेश्चन अराइज होना चाहिए क्या? इफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब इस फोर्स का पावर तो जीरो है, ये तो बड़ा प्यारा फोर्स है। अगर फोर्स, हम लोग तो मैकेनिक्स से पढ़ चुके थे ना, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये फोर्स अगर वेलोसिटी के ही परपेंडिकुलर आ गया तो वर्क ही नहीं करेगा यार। मतलब ये उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को तो बदलेगा ही नहीं। मान लो, समझाता हूं, मान लो भुलक्कड़ो भूल गए मैकेनिक्स पूरी, समझाता हूं। पार्टिकल ऐसे चल रहा था, जब पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा था और वो इस P वाले पॉइंट पर था और उसकी वेलोसिटी थी ऐसे, तो मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया। अब मैं dt टाइम बोलता तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dx हो गया, तो टेंजेंशियल होगा। तो वर्क कितना आता? F इंटू dx इंटू कॉस। dx तो परपेंडिकुलर है यार, फोर्स तो परपेंडिकुलर dx के, तो वर्क कितना आ गया? वर्क अगर जीरो आ गया तो पावर भी कितना आ गया? जीरो आ गया। पावर हम लोगों ने बोला था, वर्क क्या था? वर्क था F डॉट dx। तो F डॉट dx वर्क हुआ dt टाइम में, तो यूनिट टाइम में कितना वर्क होगा? तो dt से डिवाइड कर दो, इसी क्या बोलते? पावर बोलते हैं। तो dx अपॉन dt क्या था? dx अपॉन dt था वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हमारे पास आ गया दैट इज F वेक्टर डॉट v वेक्टर। और हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का किसी चार्ज पार्टिकल पर जो वर्क डन है वो जीरो होता है, मतलब उसका पावर भी जीरो होता है। मतलब चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को केवल बदल सकता है, लेकिन उस स्पीड को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक फोर्स नहीं बदल सकता है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को बदल सकता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन उसकी स्पीड को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बदल सकता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क ही नहीं कर पाते, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी जाती। वैसे पढ़ा जाता है, एक एनालॉजी डेवलप करी जाती है, वहां भी एक पोटेंशियल होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल, बिल्कुल जैसे यहां पर था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहां पर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बट हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स का वर्क तो आना है जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क अगर जीरो आना है, लेकिन एक लेवल पर कुछ और भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज का मूव करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ और चीजें, डाइपोल वगैरह आएगा, तो वहां पर देखेंगे क्या होता है। फिलहाल समझ में आएगी पोटेंशियल जैसी चीजें ज्यादातर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। इतने छोटे छोटे पॉइंट से ये शायद क्लियर होगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से, छोटे छोटे प्रोटॉन से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो गैलेक्सी हो। बिल्कुल वैसे फिजिक्स भी बहुत छोटे 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 पॉइंट से मिलकर के एक बड़ी सी फिजिक्स बनती है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक, क्लियर हो गए। अब इतना तसल्ली हो गई भैया, यहां पर चेंजिंग स्पीड के साथ नहीं डील करना है। ओके, स्पीड नहीं बदलनी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलनी, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क आएगा जीरो। अब शुरू करते, तो फिर कैसा होगा, मोशन कैसा होगा। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी का कोई लेवल थोड़ी ना होता, कुछ भी पूछ दो। तो मैंने बोला तभी तो हम लोग 10वीं पास और 12वीं, या तो 12वीं में है या 12वीं पास करके 12वीं वाले सिलेबस के एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे नीट, जैसे आईटी, ठीक है, जैसे जेईई मेन, जैसे जेईई एडवांस, और बहुत सारे होते हैं यार।
तमाम सारे होते हैं। तो 12वीं का सिलेबस ही तो पढ़ते, तो उसी लेवल की बातें करते। ऐसे जो पढ़ा होता है वो हर जगह यूज होता है भाई। 12वीं में पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन में भी यूज होगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएगा, फिर पूरे जीवन भर वो यूज होता है। फिलहाल हम लोग उस स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा लगता है मैग्नेटिक बोलना, इलेक्ट्रिक से डर लगता था। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अट्रैक्शन तो है ही, उसके बाद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, किधर माने? तो मानने को तो मैं ऊपर ही मान सकता हूं, नीचे मान सकता हूं, इधर मान सकता हूं। ज्यादा अच्छा रहता है इसी बोर्ड के परपेंडिकुलर मान लेता हूं ऐसे। तो कभी अगर एक ये कट बनाओ, कट्टम कट खेलते रहोगे ना, इसका मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर। और अगर एक बिंदु बना दे, मतलब पॉइंट बना दे, तो इसका मतलब प्लेन के बाहर। तो अभी मैंने क्या बनाया? कट बनाया। ठीक, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब तुम्हारी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तुम देख रहे हो तो ऐसे आ रही होगी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म भी मैंने ले ली, मतलब हर जगह मैग्नीट्यूड भी सेम और हर जगह उसकी डायरेक्शन सेम है। तो मैं हर जगह बना नहीं रहा हूं, बट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, काम इसका पूरा हो गया। जिसका काम पूरा हो जाए उसको किनारे खिसका देना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो किनारे के यहीं कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और पूरे रीजन में। अब एक काम करते हैं, क्या वो फिजिक्स वाला काम नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स वाला काम तो जीरो ही रहता है, कुछ भी करो सुबह से शाम तक वो बोलता है जीरो। अब मैं यहाँ चला, फिर यहाँ चल के, यहाँ चल के, मैं 2 घंटे पढ़ा के मैंने पूछा भैया मैंने काम कर ले, तो फिजिक्स बोलती कुछ नहीं किया तुमने, जीरो काम किया, तुम वहीं खड़े हो। ठीक है, तो फिजिक्स वाला नहीं, दूसरा वाला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से ऐसे फेंक देते हैं, और ये फिलहाल में पॉजिटिव। मैंने बोला था इस बात का जरूर ख्याल रखना कि वेदर चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वो डायरेक्शन डिसाइड करेगा फोर्स के। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। नो अदर फील्ड्स आर प्रेजेंट हियर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एटसेट्रा। एक अगर फील्ड कोई प्रेजेंट है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड तो नहीं बदल सकती। तो सबसे पहले पता करते कि फोर्स कितना लग रहा होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड के तो मैंने बोल ही रखा है यार, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्या बोल रखा है? क्यू वी बी। और भी कुछ बोल रखा था क्या? साइन थीटा। तो बहुत जरूरी है। थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी तो मैंने ऐसे दे दी, कैसे? ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और साइन 90 कितना हो गया 1। तो चूंकि थीटा 90 है तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। अच्छा फोर्स है, ना क्यू बदलना है, ना बी बदलना है, और ना बी बदलना है। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलने वाला। डायरेक्शन की बात है, आप देखेंगे बदलती कि नहीं बदलती। चलो ठीक है, इस पर बना। आप एक इंपॉर्टेंट, अभी डायरेक्शन जब फेंका था तो है किधर ये पता करते हैं। तो वही घुमाने वाला कॉन्सेप्ट। पहला वेक्टर वेलोसिटी, दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी इधर थी और ऐसे घुमा के ले जाओ किधर? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो स्क्रू ऐसे घूमा और स्क्रू ऐसे घूमा तो किधर गया? ऊपर। पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर, नेगेटिव होता तो नीचे। इसका मतलब जब मैंने इस चार्ज पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग गया, और उस फोर्स की वैल्यू थी क्यू वी इंटू बी। तो यार हम लोगों ने जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे या काइनेमेटिक्स पढ़े तो पढ़ा था हम लोगों ने कि इफ देयर इज एनी फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी दैट कैन चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन नॉट द मैग्नीट्यूड। तो ये क्या करेगा? ये इसको ऐसे घुमा देगा, मतलब वो चार्ज पार्टिकल ऐसे करके टर्न हो जाएगा। अच्छा, टर्न हो जाएगा, अच्छी बात है। कैसी बात है? अच्छी बात है। टर्न हो गया तो अच्छी बात है। तो जब ये यहां पर टर्न होकर के आएगा
तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर, लेकिन स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अब देखते हैं फोर्स किधर आएगा, तो V क्रॉस B, V घुमा के B पर ले जाओ, स्क्रू ऐसे घुमा तो इस पर फोर्स आ जाएगा ऐसा। मैग्नीट्यूड अभी भी नहीं बदला। अगर कोई फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ना बदले और वो स्पीड के परपेंडिकुलर लगता रहे, इसका मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब ये पार्टिकल सर्किल में चलेगा। तो ये पार्टिकल कैसे चलेगा, सर्किल में चलेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है और वो लगातार वेलोसिटी के परपेंडिकुलर स्पीड को बदलना नहीं। इसका मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज को फेंक दिया जाए तो सर्किल में चलेगा, गलत। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए तो सर्किल में चलेगा, सही। एक चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए तो सर्किल में चलेगा, गलत। एक चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए तो वो सर्किल में चलेगा। और अगर सर्किल में चलेगा तो अगला सवाल है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। तो मैं फिर फोर्स कॉन्सेप्ट लगा देता हूं कि सेंटर की तरफ फोर्स लगा था QVB, और मैंने सर्कुलर मोशन बड़े प्यार से बड़े अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि सेंटर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देते v²/r, जिससे हम लोग बोलते थे रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी को तुम बोलते थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं तो ऐसे टर्म यूज करना ही नहीं चाहता, मैं तो बेसिक काइनेमेटिक्स की बात करना चाहता हूं। तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। यहां से एक वेलोसिटी हो गई कैंसिल, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी mv/qb। मतलब एक काम तो क्या, कुछ नया है ही नहीं यार, जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है तो वही इस्तेमाल करें। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी हमने तब भी यही किया था, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वही करेंगे, वही क्लासिकल मैकेनिक्स। किसकी वाली, न्यूटन वाली, गैलीलियो वाली, जो उन लोगों ने काम किए थे ना, वही कैपलर वाले, वही तो करते ही रहते हैं। क्वांटम थोड़े ना पढ़ रहे हैं अभी, जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से 12 फीट के 14 फीट मतलब सॉरी उम्र में बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। तब तक तुम फिजिक्स छोड़ चुके होगे। क्यों, क्वांटम पढ़ने के लिए फिर समझ होनी चाहिए फिजिक्स की यार, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट तो है नहीं, बस फॉर्मूला बता दो रट लो बस, ठीक है। रेडियस की वैल्यू mv/qb। रेडियस r इज इक्वल टू mv/qb। थोड़ा सा गोता लगाएं, कहां गोता लगाना, कॉन्सेप्ट की गहराइयों पर, एनालिसिस पर, रीजनिंग पर, लॉजिक्स पर, नॉट ऑन द फॉर्मूला। जैसे प्रॉब्लम होती है पढ़ाई की, सब पढ़ाते बोलते हैं अच्छा ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर रेडियस घटेगी बढ़ेगी, तुरंत तुम्हें सिखाया जाएगा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखो। कौन सा नया काम कर लिया यार, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके बता रेडियस बढ़ेगी घटे, थोड़ा तो एनालाइज करो। इफ आई इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन रेडियस बढ़ेगी घटेगी तो क्यों, ये तो फॉर्मूला तो बता ही रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो रेडियस की वैल्यू घट जाएगी। थिंक अबाउट, मैंने बोला थोड़ा सा नहाते हैं किसमें, कॉन्सेप्ट के तालाब में, कॉन्सेप्ट के समंदर में नहाते हैं। इफ वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस क्यों बढ़ेगी, सॉरी क्यों घटेगी रेडियस। अब सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं यार, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो ज्यादा टर्न कर देगा। अगर थोड़ी टर्न करता तो ऐसे, ज्यादा टर्न करता तो ऐसे, और ज्यादा टर्न करता तो ऐसे, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाने की वजह से वो छोटे रेडियस के सर्किल में मूव करेगा। लॉजिक वहां से आना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या सेम लॉजिक होगा, यस। इफ वी इंक्रीज द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर इज इंक्रीजिंग, तो अंदर घुसने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी रेडियस को कम करेगा। अच्छा बताओ मास बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मास बढ़ाने पर रेडियस बढ़ जाती है, बताएं, सोचो।
एक एक क्या एक 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 बॉल जा रही थी और मैंने उसको ऐसे जादू से खींचा तो वो टर्न हो गई, ठीक, टर्न हो गई। एक ट्रेन जा रही थी और मैंने उतने फोर्स से खींचा तो क्या टर्न हो जाएगी? नो। हैवियर मास को टर्न कराने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत है इन कंपैरिजन टू लोअर मास। इनर्शिया उसका बहुत ज्यादा है। अगर टर्न कराएंगे तो मोमेंटम में बड़े चेंज आ जाएंगे। ये हम पढ़ चुके सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाले चैप्टर में। यार अगर डायरेक्शन चेंज कराएंगे तो वेलोसिटी केवल थोड़े ना बदलेगी, मोमेंटम बदल लेगा अपने आप को, और मोमेंटम में बड़ा चेंज होगा तो बड़े फोर्स की जरूरत है। इसका मतलब मास बढ़ा दिया, अगर मतलब हाथी को सर्किल में घुमाना है तो बड़ा फोर्स चाहिए। फोर्स तो बदला नहीं यार, मास ही बढ़ा दिया हमने। इसका मतलब बड़े फोर्स बड़े सर्किल में चलेगा। चलो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी ज्यादा, अब फंस गए हो क्या करके, क्योंकि यार वेलोसिटी बढ़ाने में फोर्स बढ़ता है तो रेडियस घटनी चाहिए। ये तो उल्टा हो गया। अब क्या करें? मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा पहले, 1 मीटर फिर 2 मीटर फिर 3 मीटर फिर, और अंदर तो बहुत है। समुद्र बहुत गहरा है। समुद्र की गहराई तो फिक्स है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की गहराई बहुत गहरी है। खैर यहां पर तो समझ में, वेलोसिटी बढ़ा देने पर रेडियस क्यों बढ़ जाती? वेलोसिटी बढ़ा देने पर क्यों रेडियस बढ़ जाती? एक सवाल, चलो सब तो बता दी, एक तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, ठीक है? कुछ तो यार सोचने के लिए बचा रहे, तब दिमाग काम करते हैं, सो जाएगा जा करके। आई लीव इट फॉर यू। वेलोसिटी बढ़ा देने पर रेडियस कैसे बढ़ती? लॉजिक से बताना है, नॉट फ्रॉम द फॉर्मूला। ओके ओके ओके, सारी बातें क्लियर हो गई। क्या पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है? यस। तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यस, ये मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो मैं तुमसे एक सवाल और पूछता, फिर इस पार्टिकल को सर्किल का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? इस पार्टिकल को सर्किल का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो कौन सी बड़ी बात है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? अगर एक चक्कर लगाएगा तो वो दूरी तय करेगा 2 पाई इंटू आर। और कितनी स्पीड से चल रहा है? v से चल रहा है। और r की वैल्यू हमें पता है, mv अपॉन क्यू b अपॉन v। v और v कैंसिल हो गया, और v और v कैंसिल होने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रिजल्ट आ गया, 2 पाई m अपॉन q इंटू b। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। टाइम पीरियड पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी वैल्यू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ओके, यहां तक की बात हो गई क्लियर। अभी सारी बातें करें, कौन कौन सी? आधा चक्कर लगाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 1/4 लगाएगा तो कितना टाइम लगेगा, और जाने कितनी बातें, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्टेंस हो, कितना वेलोसिटी में चेंज हो, कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, क्या एवरेज एक्सेलरेशन होगा, क्या एवरेज फोर्स होगा, क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, क्या इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा, क्या उसकी डायरेक्शन, सब कुछ बात करेंगे। इसके पहले एक अगला केस सॉल्व करते हैं। टाइम पता चल गया, एक चक्कर लगाने का टाइम 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और रेडियस r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। फिर हम लोग और भी केस सॉल्व करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन के बाद खत्म हो जाती तो कैसा बिहेवियर होगा, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बट एक सवाल मेरा और। अब आते नेक्स्ट सवाल पर। अगर इतना विजुअलाइजेशन हो गया होगा तो शायद कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पार्टिकल को वेलोसिटी दी जरूर थी, लेकिन वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी। क्या बात सही बोल रहा हूं? यस। अब यार थोड़ा कुछ गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? अब मैं परपेंडिकुलर नहीं फेंकूंगा, अब मैं कुछ एंगल बना के फेंकूंगा। तो थोड़ा क्या करते हैं, अब की बार में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी अपनी अच्छी वाली, जो वर्क नहीं करती है, उसको मान लिए ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड को m से नहीं लिखते, b से लिखते। सोचना क्यों b से क्यों लिखते हैं, m से लिख देते। m से मास लिखते हैं लगता है। और भी कोई साइंटिस्ट तो नहीं था b से? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हो सकता है मास की वजह से b लिखा जाता हो।
चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को एम से लिखना चाहिए यार, फिर बी से क्यों लिख दिया गया। चलो छोड़ो, इसकी बात बाद में करेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, और अब की बार मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को, किसके चार्ज पार्टिकल को, अपने चार्ज पार्टिकल को, फिलहाल मैं सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको पॉजिटिव मान लेता हूं। इसको हमने थीटा पर फेंक दिया, एंड थीटा इज लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने बोला था द टोटल पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज अ पार्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अच्छा है, वेक्टर अच्छा है, तो मैग्नेटिज्म भी अच्छा ही है, मतलब बेसिक स्टार्टिंग। बाकी तो बहुत कुछ आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, फेराडेज लाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे होंगे, जाने क्या क्या आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि लाइट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, वैसे किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो लाइट की थ्योरी उसको फ्लॉप किया था, तब क्वांटा वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, मैंने किसी लेक्चर में इस बारे में बात करी है। चलो सोचते हैं, वेलोसिटी थी v, हमें पता है अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो कोई फोर्स नहीं लगाती। तो यार जब पता है कि नहीं लगाते तो एक काम ही क्यों ना कर लेते हैं, इस वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी थी यार प्लस क्यू, ये चार्ज था, वेलोसिटी v थी, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, v sin थीटा। v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स लगना नहीं। और एक फायदा पता है क्या हो गया, ये जो वेलोसिटी आ गई ये परपेंडिकुलर हो गई। इमेजिन करना, क्या करना, इमेजिन करना, अगर केवल v sin थीटा होती तो चार्ज कैसे मूव करता, v sin थीटा इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, क्योंकि रेडियस लिख सकते थे क्या उस सर्किल की, जिसको हमने मान लिया केवल यही वेलोसिटी दे करके मैंने चार्ज को छोड़ा था, तो r इक्वल टू m इंटू वी इंटू साइन थीटा, एम वी अपॉन क्यू बी। मतलब इस रेडियस के सर्किल में ये चलता, और कैसे चलता, ऐसे फेंका, ऐसे घूमता, ऐसे घूमता, ऐसे ऐसे घूमता ही रहता। मैं थक जाऊंगा लेकिन वो घूमता ही रहेगा, एनर्जी तो वेस्ट करता नहीं, तो थके कहाँ से, मैं तो यार एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, थकूंगा, ठीक। लेकिन यार ऐसा तो था नहीं, ये नहीं थी, ये भी थी, तो पता है क्या होगा, ऐसे तो घूमता, और वो घूमता मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से, लेकिन ऐसे चलता भी तो, इसका मतलब ऐसे घूमता भी और ऐसे चलता भी। सुनना, ऐसे घूमता भी और ऐसे चलता भी, तो किस पाथ पर चल गया, स्प्रिंग टाइप के पाथ पर चल गया। किस पाथ पर चल गया, स्प्रिंग टाइप के पाथ पर चल गया, और इसी को बोलते हैं स्पाइरल पाथ। इसका मतलब इस केस में ये पार्टिकल स्पाइरल पाथ पर मूव करेगा। अगर बोलता है कि एक चक्कर जो लगता है उसमें टाइम कितना लगता है, तो वेलोसिटी पर तो डिपेंड करता नहीं यार, सीधे लिख दो 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। एक टर्म आता है पिच, पिच याद है, स्क्रू गेज पढ़ा था, वहां पर एक पिच होती थी। ये जो स्क्रू होते हैं ना, जैसे हम लोग बोल्ट कसते हैं, तो एक चक्कर घुमाने में जो चलते हैं ना उसको पिच बोलते हैं। जब बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एक चक्कर घुमाने में जितना चलता है उससे पिच बोलते हैं। यहां भी एक पिच आएगी। जब इसने एक पूरा चक्कर किया तो कितना चल गया, तो चला कौन रहा था, कौन चला रहा था, और एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा होगा, 2 पाई अपॉन क्यू बी। तो मैं बोलता इतने टाइम में इसने कितना चला दिया होगा, तो इसने चला दिया होगा जो भी, उसी को हम लोग बोलेंगे पिच। तो वेलोसिटी थी v cos थीटा, और एक चक्कर लगाने का टाइम था 2 पाई m अपॉन क्यू। ये वेलोसिटी चला रही है, कौन चला रहा है ऊपर, कौन चला रहा है, v cos थीटा। ऊपर कौन, हम तो ऊपर चलने का डिस्टेंस पता कर रहे हैं ना, एक चक्कर में कितना ऊपर चला गया, उसको किसने चलाया, v cos थीटा ने, v sin थीटा ने नहीं चलाया।
तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी जो है वही तो ऊपर चलाएगी कि और कोई ले जाएगा, वही चलाएगी। तो वेलोसिटी कितनी थी v cos थीटा, और टाइम कितना लगा 2 पाई। इसका मतलब पिच की वैल्यू आ गई इतनी। तो हम बोल सकते हैं फिर ये पार्टिकल ऐसे, अरे यार ये क्या हो गया, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे पाथ पर ऊपर गया होगा, स्प्रिंग टाइप का पाथ, हेलिकल पाथ, वो सही से बोलो तो हेलिकल पाथ। तो दिस इज हेलिक्स एंड दिस इज यूनिफॉर्म हेलिक्स। अभी और बातें करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स कैसे, मान लो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती तो क्या होता, ऊपर की तरफ का मोशन फिर यूनिफॉर्म नहीं हो पाता।